आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। उत्तराखंड विशेष में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है। आपको बता दें, प्रदेश में रोजाना कोरोना का आंकड़ा नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुधवार को प्रदेश में अब तक सबसे अधिक केस मिले हैं, जिसमें से 836 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 22,180 हो गई। आपको बता दें, प्रदेश में अब तक कोरोना से 300 लोगों की मौत हो चुकी है। जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मरीज ठीक भी तेजी से हुए हैं, जिसके बाद कुल स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 14,945 है। इस वक्त उत्तराखंड में एक्टिव केस की संख्या 6,871 है। उत्तराखंड में कोरोना इस वक्त बेकाबू हो चला है। तो कोरोना के संक्रमण की अगर हम बात करें, पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी ये अपने चरम पर है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा केस रिकॉर्ड देश में दर्ज किए गए थे और उत्तराखंड में भी अगर हम बात देहरादून की करें तो वहां भी आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना इस वक्त बेकाबू हो चला है। आपको बता दें, लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इम्यूनिटी ट्रांसमिशन का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक्टिव केस की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो इस वक्त कोरोना के 6,871 एक्टिव केस बने हुए हैं। तेजी से संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ रहा है और 300 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण से हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। प्रदेश में 300 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के चलते हुई है। वहीं संक्रमण का खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो जितनी तत्परता बीच में दिखाई जा रही थी, उतना लोग इस वक्त सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना इस वक्त बेकाबू हो चला है। आपको बता दें, तेजी से यह संक्रमण फैलता ही जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा कुमार अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कृष्णा, उत्तराखंड की बात करें, देश में तो संक्रमण फैल ही रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए पूरे भारत की अगर हम बात करें, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल कैसा, उत्तराखंड में भी कल रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जैसे कि मामला है 946 केस सीधा कल सामने आए हैं। कोरोना का विस्फोट जो है काफी दिनों से हो रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन चल रहा था तब उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण काफी कम फैल रहा था, मगर जैसे जैसे अनलॉक की घड़ी बढ़ती जा रही है, अनलॉक 4 आज की डेट में स्टार्ट हुआ है, तो तभी से अनलॉक 4 स्टार्ट होते ही कोरोना संक्रमण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है, मगर कहीं ना कहीं विफल उसमें साबित हो रही है। क्योंकि उत्तराखंड में पहले 2000 की सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी, 2000 से ज्यादा व्यक्ति उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकते, मगर केंद्र सरकार के द्वारा स्पष्ट करने के बाद से उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल वो पाबंदी तो हटा दी है, मगर उत्तराखंड आने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन जरूरी करवाना किया है। तो जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटरों की हमें शुरुआत में शिकायतें मिल रही थी, तभी उसमें त्रिवेंद्र सरकार ने भी एकदम शिकंजा कसा था और उसमें काफी क्वारंटाइन सेंटरों के हालात में उन्होंने सुधार किया था। ग्राम पंचायतों स्तर पर उन्होंने ग्राम प्रधानों को पैसा पहुंचाया था, जिसके बाद कोरोना जो है काफी हद तक जो है थमने का नाम ले रहा था। काफी जिले जो है कोरोना मुक्त हो चुके थे। जैसे कि हम बात करें, हरिद्वार एक तरीके से कोरोना मुक्त हो गया था, टिहरी कोरोना मुक्त हो गया था, बागेश्वर कोरोना मुक्त हो गया था। उसके बावजूद अब कोरोना का संक्रमण लगातार उन जिलों में जा चुका है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो टोटल संक्रमण की आज 22,000 से अधिक मरीज यहाँ पे हो चुके हैं, जबकि 14,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। उसके अलावा 300 से अधिक लोगों की मौत भी इस टाइम पे हो चुकी है। केशव, कृष्णा, अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो क्या उसी तरीके से अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग बरत रहे हैं जैसे पहले बरतते थे? देखिए, तो जनता की जागरूकता की अगर हम बात करें तो कैसा शुरुआत में हमें देखा जा रहा था, जैसे लॉकडाउन हो रहा था, पुलिस भी सख्ती से रवैया कर रही थी सभी लोगों के साथ, लोग भी नियमों का पालन कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन हो रहा था, जगह जगह पे लोग मास्क लगा के घूम रहे थे। मगर अब जैसे जैसे अनलॉक
की घड़ी बढ़ती जा रही है, लोग उस तरीके से बेपरवाह होते जा रहे हैं, वो एक तरीके से भूल चुके हैं कि यहाँ कोरोना है। आम जनता की अगर बात करें तो वो सिर्फ एक फ्लू मान रही है कि 6-7 दिनों में सही हो जाएगा। तो तभी अगर देहरादून की जनता की बात करें तो एक तरीके से बेफिक्र हमें घूमती दिख रही है सड़कों पर। सभी लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, मगर प्रशासन भी उनके चालान कर रहा है। मगर किस हद तक प्रशासन भी चालान करे, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस महकमे में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। पुलिस जवान में भी 645 से अधिक पुलिस जवान के जो कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके अलावा राज्य के सचिवालय में भी कई सचिव जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री को ओएसडी, पर्यटन मंत्री सुखपाल महाराज इससे काफी पहले जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद अभी विधायक जो है कई कोरोना संक्रमण के चलते हॉस्पिटलों में एडमिट हो रखे हैं। ये सब बताया जा रहा है। अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड की, तो अब संक्रमण, चूंकि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी उतनी नहीं बरत रहे हैं जितनी उनको बरतना चाहिए था। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पिछले सप्ताह चमोली जिला कारागार पुरसाड़ी से 2 कैदी फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने लगातार सर्च अभियान शुरू किया और ग्रामीणों की मदद से एक कैदी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा कैदी, जो पहले कैदी के साथ फरार हुआ था, वह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फरार कैदी जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इस घटना को लेकर पुलिस उपाधीक्षक आशीष भारद्वाज ने क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की। उन्होंने कहा कि नवीन, जो कि आजीवन कारावास काट रहा था, उसकी कहीं पर भी पहचान या जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को खबर कर अपराधी को पकड़वाने में मदद करें। प्रदेश में बेरोजगारों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी की ओर है, जिसके कारण बेरोजगार लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और ऐसा एक मामला काशीपुर के पोस्टमार्टम हाउस से आया, जहां एक 35 वर्षीय रिटायर फौजी लगभग 1.5 वर्ष से रोजगार की तलाश में था। रोजगार न मिलने पर डिप्रेशन इस कदर बढ़ गया कि मजबूरन फौजी को अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, मृतक की पहचान वीरेंद्र सिंह के नाम से हुई है। और ये आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं 1.5 साल पूर्व, और काशीपुर में अपना मकान बना रहे थे। और कुछ दिन पूर्व भी इनके भाई की डेड बॉडी मिली थी रामगंगा नदी से। तो ये मानसिक अवसाद में थे। मानसिक अवसाद में आने के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन के, चूँकि 1.5 साल से जो आए थे, जिनको पैसा मिला हुआ था, वो तो मकान में और प्लॉट में और मकान में ख़त्म हो गया था। तो सोच रहे, दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई भविष्य को लेकर के कि इसमें अपने रोज़गार को लेकर भी उनके दिमाग में कसमकस चल रही थी, क्या होगा कैसे होगा। उसी उधेड़बुन में भी रहता था। तो उसी उधेड़बुन में हो सकता है कि ये भी कारण रहा हो डिप्रेशन का। भाई की मृत्यु से और भी ज़्यादा बहुत गहन डिप्रेशन में पहुंच गया। दोनों कारणों से उसने आत्महत्या कर ली। जवान तो मामा मेरा भाई हूँ। में प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले और कर्मचारियों के हितों के लिए बेबाकी से लड़ने वाले सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ शासन ने कड़ा रुख अपनाया। शासन ने निर्णय लेते हुए दीपक जोशी के खिलाफ जांच बैठा दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने कर्तव्य और दायित्व के बाहर जाकर आचरण करने, साथ ही नियमावली का पालन नहीं करने के तहत दीपक जोशी को राज्य सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आदेश में 12 जुलाई की उस घटना का जिक्र किया गया जिसमें दीपक जोशी ने कोविड-19 के चलते सरकारी कर्मचारियों के भत्तों को काटने पर सरकार के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में फेल हो चुकी है और उत्तराखंड को केंद्र शासित राज्य बनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड सचिवालय ने दीपक जोशी के खिलाफ जांच बिठा दी है। आंदोलन का देखिए, मैं एक सामान्य सदस्य के रूप में आंदोलन का देखिए मैं एक सामान्य सदस्य के रूप में दोनों संगठनों से, चाहे वो सचिवालय संघ का संगठन हो, चाहे जनरल ओबीसी का संगठन हो, मैं दोनों संगठनों के अध्यक्ष महामंत्री को लिख चुका हूं। मैं एक सामान्य सदस्य के रूप में अपने संरक्षण की गुहार उन संगठनों से मांग रहा हूं जिनके लिए मैं अभी तक लड़ता आया हूं। अगर वो दोनों संगठन इस मुहिम में कामयाब नहीं होते हैं और ये जिस तरह से ये कुचल रचा गया है सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा, मैं तमाम बातें अब इसके बाद रखूंगा, तमाम सरकार की कथनी करके रखूंगा कि सरकार किस तरह से जो है यहाँ नियमों का धज्जियाँ उड़ा रही है। सरकार उन नियमों को भी देखे, उन अधिकारियों को भी जो देखे जो नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और आज सरकार ने जो कुछ रचा है एसआईटी के माध्यम से,
मैं दिनांक 10 को एसएडी के कमरे के बाहर धरने में बैठूंगा। हो सकता है प्रदेश के और कर्मचारी लोग भी मेरे साथ यहाँ बैठें। और अब जो स्थिति उथल पुथल की सरकार ने करी है, इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में प्लाज्मा एफरेसिस शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से अब कोरोना मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। दून अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना और ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर शशि उप्रेती ने बताया कि दिल्ली से 2 व्यक्ति यहां अपने रिश्तेदार महिला मरीज को प्लाज्मा डोनेट करने आए थे। जनपद नैनीताल में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है। रोगियों को देखते हुए जिलाधिकारी साविन बंसल ने सभी आईआरटी टीमों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए निर्देश दिए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि सभी लोग सक्रियता से कार्य करें। संक्रमित रोगियों को कोविड चिकित्सालय, कोविड केयर सेंटरों के साथ ही होम आइसोलेशन भी किया जा रहा है। इसीलिए सभी आईआरटी टीमें अपने क्षेत्र में चिकित्सा टीमों को तैनात रखें। जनपद नैनीताल में कोविड का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। जो प्रत्येक उपमंडल में गठित हैं, जिसमें एसडीएम, हमारे सीओ और एरिया मेडिकल इंचार्ज, ये लोग इसके मेंबर्स रहते हैं। उनके साथ आज वीसी के माध्यम से विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें उनको सभी गाइडलाइंस डिस्क्रीटली बताई गई हैं और शासन से अनुमोदन उपरांत 1-2 विषयों पर कस्टमाइज भी किया गया जिला नैनीताल में, मुख्यतः लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स में, कि जब पेशेंट को डिस्ट्रेस हो या पेशेंट एंग्शियस हो या उसको कोई परेशानी लगे, तो जब ये सिचुएशन आ सकती है कि जो एम्बुलेंसेस हैं, जो मेडिकल टीम्स हैं, वो अन्यत्र जगह पे एंगेज्ड हैं, तो ऐसी दशा में वो अपने वाहन यूज़ करके भी अपनी व्यवस्था से भी हमारे हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। केंद्र सरकार ने 3 तलाक पर कानून बना दिया है, लेकिन कानून बनने के बाद भी 3 तलाक की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। यही कारण है कि 3 तलाक को बने हुए भले ही 2 साल हो गए, लेकिन लगातार मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का दंश झेलना पड़ रहा है। यहाँ आए दिन 3 तलाक की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी 3 तलाक देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। मामला जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर के ग्राम मुंडिया कला का है, जहां की निवासी रसीदा को उसके पति मोहम्मद हनीफ ने फोन से 3 तलाक दे दिया। इसके बाद पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता महिला रसीदा ने बताया कि उसके पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते वह उसे गाली गलौज करता है और उसे अपने साथ न रखने की बात कर रहा है। वहीं जब 3 तलाक के मामले में सीओ दीपशिखा अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर उसके पति के खिलाफ 3 तलाक की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके उपरांत अब अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई पैसा, कोई खर्चा नहीं देता, कहता मेरे बच्चे नहीं मिले। ये बेसिकली हमें एक तहरीर, एक महिला की एक तहरीर मिली थी, जिसकी 6 साल पहले शादी हो चुकी थी और 3 बच्चे हैं। उसके द्वारा तहरीर में ये शिकायत दी गई है कि उसके पति द्वारा फ़ोन पर उससे 3 तलाक बोलकर तलाक ले लिया गया है। तो इस तहरीरी सूचना पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो तहरीर है उसमें पति पर आरोप लगाया गया है, तो इसमें 3 तलाक जो हमारा एक्ट है उसमें मुकदमा पंजीकृत होगा। ये बेसिकली हमें एक तहरीर, एक महिला की एक तहरीर मिली थी, जिसकी 6 साल पहले शादी हो चुकी थी और 3 बच्चे हैं। उसके द्वारा तहरीर में ये शिकायत दी गई है कि उसके पति द्वारा फ़ोन पर उससे 3 तलाक बोलकर तलाक ले लिया गया है। तो इस तहरीरी सूचना पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो तहरीर है उसमें पति पर आरोप लगाया गया है, तो इसमें 3 तलाक जो हमारा एक्ट है उसमें मुकदमा पंजीकृत होगा। मुंडिया कला की जो है लड़की रसीदा नाम है इसका जो है शादी इस्लाम नगर हुई थी। तो इसके पति ने जो है इसके संग, ये गर्भवती थी, तो इसके संग इसके पति ने मार तोड़ करी, इसे बुरी तरीके से मारा। तो इसने किसी तरीके से वार्ता करी अपने घर वालों से। तो इसके घर वालों ने मुझे फ़ोन करा कि भैया हमारी लड़की को हमारे दामाद ने निकाल दिया। इसी क्रम को लेकर मैंने जब पता करा तो ये लड़की पेट से थी और ये यहाँ आई, इसके जो है अस्पताल में डिलीवरी हुई। और इसके पति से मैंने जब वार्ता की तो इसके पति ने कहा प्रधान जी मैंने इसको तलाक दे दी है, 3 तलाक दे दी है। अब जो 3 तलाक का मुद्दा है, जो कानून का हम ये चाहते हैं कि देखते हैं 3 तलाक में क्या होता है। जो नया कानून पास हुआ मुसलमानों के लिए, क्या उसमें सज़ा होती नहीं होती मुझे? तो उन्होंने साफ कह दिया कि 3 तलाक में कुछ नहीं है। आज तक तलाकों में कुछ हुआ नहीं है, किसी महिला का उसका किसी पति का, तो मेरे भी कुछ नहीं होगा। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो बेचारी 3 तलाक में चोट खाई फिर रही है और अभी तक शासन ने कोई भी ऐसी मदद नहीं करी इन लोगों की, जिससे इन लोगों के संग जो न्याय मिल सके इन लोगों को। मगर ऐसी लड़की घूम रही है तलाक के लिए, जो 3 तलाक देने के बाद पति घूम रहे हैं आराम से, दूसरी शादी कर रहे हैं, दूसरी एंजॉय कर रहे हैं, मगर अपनी बीवियों को उन्होंने छोड़ दिया रोड पर।
इसी तरह से एक रसीदा नाम की लड़की है जिसे हमने अपनी ग्राम पंचायत में मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की योजना के तहत से इसे हमने काम दिया। 201 रुपये की दिहाड़ी देते हैं। ये बेचारी काम करती है और तीनों बच्चों का पालन पोषण करती है। मामला यही है, मतलब मुझे मारते पीटते हैं और घर में से मतलब यही कहते हैं मतलब मैं तुझे नहीं रखूँगा। जब मैं पेट से होती हूँ तो मुझे घर में से बाहर निकाल देते हैं मार पीट के। और मतलब मुझे 2 साल हो गए यहाँ पर रहते अपने मैके में, और एक लड़की भी मेरी यहीं हुई है। और अब मैं यहाँ काम करती हूँ पंचायत ये प्रधान की तरफ से 200 रुपये की दिहाड़ी करती हूँ। अपने बच्चों को मैं पालती हूँ। और मतलब मेरे पति ने फ़ोन पे मुझे तलाक दे दिया है। 3 बार उन्होंने कह दिए कि मतलब मैंने तुझे तलाक दिया, मैं मतलब तुझे नहीं रखूँगा और मैं मतलब अपनी शादी भी दूसरी करूँगा जिससे मतलब उनका अफेयर है। मैं मांग यही करती हूँ कि मतलब मुझे न्याय मिलना चाहिए पुलिस के द्वारा। 23 सितंबर से 25 सितंबर तक होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने देहरादून स्थित विधानसभा में तैयारियों का जायजा लिया है। कोरोना काल में शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर पूरी सतर्कता बरतने और नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी विषयों पर मंथन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और रैपिड टेस्ट कराए जाने सभी का पालन किया जाएगा। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र को वर्चुअल कराने पर मंथन चल रहा है। सत्र ठीक से संपन्न हो। जिस प्रकार का ये वैश्विक महामारी हमारे सामने है, हर पहलू का हम लोग विचार कर रहे हैं। वर्चुअल पे भी हम विचार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही, सैनिटाइज़र भी हम वहाँ रखेंगे भी, यहाँ भी करेंगे। रैपिड टेस्ट, दूसरे टेस्ट कराने की भी हम विचार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग और सारे विषय को जो मानक हैं इस समय और सभी का पालन करते हुए हमारा सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, उसको लेके हम लोग पूरे हर पहलू में विचार कर रहे हैं। तो वर्चुअल में किस तरह की प्लानिंग अगर होता है तो? अब पहले फाइनल होगा तो मैं सारी विषय बताऊंगा। अभी हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। कोशिश तो हमारी ये भी है कि हम हर एक को वर्चुअल सत्र में बैठने के लिए एक ऑप्शन दें, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। उसमें मतलब सभी सत्र विधायक मतलब सभी को जोड़ने की एक बार हम उस बिंदु पे भी हम विचार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी कृष्णा कुमार अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा, डिजिटल सत्र की बात चल रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल शिवम, डिजिटल सत्र पे फिलहाल अभी मंथन जो है सरकार का चल रहा है। पहले अभी विधानसभा से कहीं और सत्र कराने का सरकार विचार कर रही थी, मगर कहीं और जगह ना मिलने के कारण सरकार ने उत्तराखंड देहरादून विधानसभा में ही सत्र मानसून सत्र कराने का निर्णय लिया है। 23 से 25 सितंबर तक मानसून सत्र चलेगा। इस दौरान विपक्ष ने भी काफी सवाल उठाए हैं, जैसे कि प्रेमचंद अग्रवाल अध्यक्ष का कहना है कि काफी नियमों का जो है वो पालन किया जाएगा, जैसे कि हैंड सैनिटाइजेशन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और ग्लव्स वगैरह का सब चीजों का ध्यान उसमें रखा जाएगा। तो साफ शिवम ये बात सवाल उठा रहा है, विपक्ष उठा रहा है कि कोरोना काल में ही क्या जरूरत थी विधानसभा सत्र में बुलाने की, सत्र करने की? सरकार ने क्यों नहीं वर्चुअल रैली, जिस तरीके से वर्चुअल मीटिंग कर रही है, उस ओर कदम क्यों नहीं उठाया? अगर डिजिटल इंडिया की ओर बीजेपी बढ़ रही है तो बीजेपी को इसका भी प्रयास करना चाहिए था। सभी लोगों को जो है विधानसभा सत्र से जो है वर्चुअल जुड़ना चाहिए, उस पर सरकार को मंथन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति की ओर उत्तराखंड जिस तरीके से जा रहा है, बुरे हालात होते जा रहे हैं। तो विपक्ष ने भी साफ कहा है, प्रीतम सिंह ने, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उन्होंने भी कहा है सरकार को वर्चुअल रैली पे ही ध्यान देना चाहिए था, वर्चुअल से सत्र ही उनको करवाना चाहिए था। शिवम, 25 सितंबर को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन अगर कृष्णा हम बात करें जिस तरीके से संसद सत्र में इस बार प्रश्नकाल की अनुमति नहीं है, प्रश्नकाल नहीं रखा जाएगा, क्या कुछ ऐसा उत्तराखंड की विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है? 25 सितंबर तक का सत्र इन्होंने आयोजित किया है, उस पर विपक्ष ने जरूर सवाल उठाए हैं कि इतने दिनों बाद विलंब होते हुए सत्र जो आयोजित हो रहा है उसमें काफी कम समय रखा गया है। जो लोग जनता की मांगे, जनप्रतिनिधि विधायक जो प्रश्नकाल करते हैं, सवाल जनता सरकार से सवाल पूछते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे उसमें उजागर करते हैं सत्र में, तो उनको वह समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि अपने मुद्दे खासकर नहीं उठा सकता है। शिवम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।